मेरी सास तो मिट्टी की मादो हैं, मिट्टी की मादो। उनसे कितना भी काम करा लो, ऊब तक नहीं करती। यह पुराने लोग तो बड़े ही सीधे होते हैं। कोमल ने अपनी सहेलियों से मुंह बनाते हुए कहा, नहीं यार, तेरी सास ही सीधी हैं, हमारी तो बड़ी खतरनाक हैं। कोमल की सहेलियों ने जवाब दिया, खतरनाक तो मेरी भी हो सकती थी, अगर मैंने अपना डायनपना न दिखाया होता तो। कोमल ने इस तरह से जवाब दिया कि सभी सहेलियां हंसने लगी। कोमल ने शाम में अपने घर पार्टी रखी हुई थी। सास ने सब काम कराकर आराम से बैठकर पार्टी के मज़े ले रही थी और सास की खिल्ली उड़ाने में लगी हुई थी। उधर सासू माँ कमला जी सारे काम कर थकान से चूर उनकी बातें सुन रही थी। दुखी हो रही थी, वो सुनकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और ना ही बहू की बातों का जवाब दे सकती थी, क्योंकि कोमल पूरी तरह से खराब प्रवृत्ति की औरत थी। सास एक बात कह देती तो घर में हंगामा बड़ा करता कि पड़ोसी तक आ जाते थे। इसलिए विमला जी नहीं चाहती थी कि घर में कोई भी हंगामा हो और पड़ोसी बातें बनाए। वे चुपचाप सुनकर सब सहन कर लेती थी। कोमल की अपनी सहेलियों के साथ खूब हंसी मजाक चल रही थी। फिर पार्टी खत्म हुई और सब सहेलियां चली गई। कोमल का 7 साल का बेटा मोनू भी ट्यूशन से आ गया था। विमला जी ने मोनू को खिलाया पिलाया और फिर उसे सुला दिया। तब तक विमला जी का बेटा महेंद्र ऑफिस से घर आ गया था। उसे भी विमला जी के खाना खिलाया और दूध दिया। कोमल तो पार्टी की थकान से बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर उसने भी विमला जी से बिस्तर पर ही अपना खाना मांग लिया और मज़े से खाने लगी। अक्सर ही ऐसा होता था। अक्सर अपने ये घर पर शाम के समय की पार्टी रखती, सास से सारा काम करवाती और खूब इंजॉय करती, फिर बिस्तर पर ही सारा खाना पीना करती। विमला जी उसके सारे काम और घर को भी संभालती, उसके बेटे को भी संभालती, किंतु बूढ़ी जान थक कर बेहाल हो जाती थी। कभी आराम करने का मन करता तो बहू फरमान सुना देती कि अगर अपना खर्चा उठाना है तो घर का सारा काम करना होगा। तो बेबस होकर अपनी बूढ़ी हड्डियों से जबरदस्ती काम लेती रहती। विमला जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा राज, छोटा महेंद्र। उनके पति रामलाल जी का देहांत हुए 5 साल गुजर चुके हैं। सूरत में ही उनकी बर्तनों की काफ़ी बड़ी दुकान थी और काफ़ी बड़ा घर है। राज लाल जी की दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। विमला जी अपने पति की अचानक मौत से बहुत टूट चुकी थी। पति के बिना उनका जीवन अधूरा था, तो बेटों का भार अब अकेले उनके कंधों पर था। उनके पति की दुकान बेचकर उन दोनों बेटों की पढ़ाई में लगा दी, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई, जिससे बड़े बेटे की विदेश में नौकरी लग गई और छोटे की सूरत में बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। दोनों भाइयों ने अपनी पसंद से लड़की से शादी कर ली, किंतु राज की पत्नी रिया अच्छे स्वभाव की और महेंद्र की पत्नी कोमल बेकार स्वभाव की निकली। रिया अपनी सास से बहुत प्यार करती थी। शादी के कुछ दिन बाद राज नौकरी के कारण विदेश चला गया, किंतु रिया ने बोला कि मैं माँ जी के साथ ही रहना चाहती हूँ। माँ जी मुझे समझेंगी और मैं माँ जी को समझेंगी। इस तरह रिया और विमला जी एक साथ रहने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। रिया अपनी सास का बहुत ही आदर सम्मान करती और उनकी छोटी बड़ी सभी चीज़ों का ख्याल रखती, क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में अपना माँ का खो दिया था। इसलिए माँ के साथ रहकर वह अपनी माँ की कमी को पूरा करना चाहती थी। रिया बहुत चंचल स्वभाव की लड़की थी। वो जब भी किसी बुजुर्ग या किसी बेसहारा परेशान में देखती, उनकी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। दोनों सास बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन महेंद्र ने अपनी शादी की बात घर में छेड़ दी और फिर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली।
जब कोमल इस घर में दुल्हन बनकर आई और उसने विमला जी और रिया में इतना प्यार देखा तो जल भुन गई। उसकी आंखें में दोनों सास बहू के इतना प्यार खलता था। इसी दौरान राज को भी विदेश में काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही थी, तो उसने माँ और रिया को विदेश आने के लिए कहा, लेकिन विमला जी ने कहा, बेटा मैं वहाँ आकर क्या करूँगी, मेरी देखभाल यहाँ महेंद्र और उनकी पत्नी कोमल भी तो हैं, रिया आ जाएगी। राज ने अपनी माँ की काफ़ी आग्रह किया, किंतु विमला जी अपनी बात पर अड़ी रही और रिया को विदेश भेज दिया। रिया ने जाने से कोमल बहुत खुशी हुई और उसने अपने असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। विमला जी पर अत्याचार करने लगी। एक दिन विमला जी ने कोमल का विरोध किया तो कोमल ने घर में इतना बड़ा हंगामा मचाया कि पड़ोसी तक इकट्ठा हो गए थे और महेंद्र के ऐसे कान भरे कि अपनी माँ को भी सुनाने लगा। तब से विमला जी ने कान पकड़ लिए कि वो कोमल को कुछ नहीं कहेगी। और ओफ, ये क्या हुआ, आज आँख कैसे नहीं खुली, बाप रे 7 बज चुके हैं और मोनू आज स्कूल से लेट हो जाएगा। कोमल टाइम देखते हुए हड़बड़ाकर उठी और जल्दी से बाथरूम में घुसी। बाथरूम से बाहर आकर महेंद्र और मोनू को जगाया और विमला जी को आवाज़ देते हुए कहा, अम्मा नाश्ते जल्दी कमरे में ही ले आओ। उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से आवाज़ लगाई, अरे अम्मा नाश्ता ले आओ। फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई तो कोमल गुस्से में लाल पीली रसोई में गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। विमला जी को रसोई में ना देखकर कोमल तिलमिला उठी। वो उनके कमरे में गई, उन्हें सोता देखकर फट पड़ी। बुढ़िया यहाँ आराम से सो रही हैं और मैं पागलों की तरह आवाज़ पे आवाज़ दे रही हूँ। उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर कमला जी की आंखें खुल गई। वे हड़बड़ाहट कर बैठ गई। बुढ़िया, मैं थक कर चूर थी, इसलिए मेरी आंख नहीं खुली और तू भी नहीं उठी। मोनू और महेंद्र को आज लेट हो जाएगा। तूने अभी नाश्ता तक नहीं बनाया और रसोई में दूध भी नहीं है। तू दूध भी नहीं लेकर आई। आज रोज़ सुबह सवेरे उठते ही विमला जी का काम शुरू हो जाता था। वे सुबह सवेरे घर से काफ़ी दूर से दूध लाती थी। बहू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझसे उठा नहीं गया। तो मैं क्या करूं? तबीयत ख़राब है तो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे 15 मिनट के अंदर नाश्ता तैयार चाहिए। तू जाने कैसा करना है। इतना कहकर कोमल कमरे से निकल गई। विमला जी पलंग से उठने की कोशिश करने लगी पर उनसे उठा नहीं गया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पलंग से उतरी और कमरे से बाहर आई और बोली, बेटा महेंद्र, आज मेरे से चला नहीं जाएगा तो ऐसा कर, दूध आज तू ले आओ। माँ, मुझे तो वैसे ही आज लेट हो रहा है और लेट हो जाऊँगा तो आज की छुट्टी हो जाएगी, फिर मेरी आज की पेमेंट काट ली जाएगी। तुम आराम आराम से चली जाओ। अम्मा, आपको समझ नहीं आता क्या? कितना लेट करोगी अब? जाओ, जल्दी जाओ और दूध लेकर आओ। कोमल ने उन्हें दूध का डिब्बा और पैसे हाथ में देते हुए कहा। विमला जी ने दूध का डिब्बा और पैसे लिए और बुझे मन से धीरे धीरे चल पड़ी। अभी घर से कुछ दूर ही आई थी कि उनका सिर चकराने लगा और यह धमाड़ करके नीचे सड़क पर गिर पड़ी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक बिस्तर पर पड़े हुए पाया। उन्होंने सोचा, मैं अपने घर से बिस्तर पर हूँ, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो वो ना तो उनका घर था और ना ही उनका बिस्तर। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? उनके कानों में आवाज़ आई। उन्होंने एक और औरत की आवाज़ थी, बेटा तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई? माँ जी, मेरा नाम कविता है। आप सड़क पर कुड़वा दे, बहुत मेहरबानी होगी। नहीं माँ जी, इसमें मेहरबानी कैसी, लेकिन आप पहले कुछ खा पी तो लीजिए।
नहीं बेटा, तुम मुझे बस घर छुड़वा दे। ठीक है। माँ जी कविता विमला जी के लिए ऑटो कराकर उनको घर छुड़वा देती हैं। उधर विमला जी के घर में कोमल ने हंगामा खड़ा कर दिया। बुढ़िया न जाने का कहाँ धक्के खा रही हैं। जितना जल्दी सोचा था आज उतनी ही लेट कर दिया। पूरा 1 घंटा हो चुका है, अभी तक नहीं आई। दूध लेने गई थी या दूध निकालने गई थी। मुझे भी आज काफ़ी लेट हो गया और सोनू को भी। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। महेंद्र जी ने अभी इधर से उधर टहलते हुए कहा। तभी दरवाज़ा खुला तो विमला जी डरी समय अंदर आई। कोमल ने सास के हाथ बिना डिब्बे के खाली देखा तो उनकी आंखें में खून उतर आया। डिब्बा कहाँ है और दूध कहाँ है और पैसे कहाँ हैं? विमला जी चुप रही तो महेंद्र ने फिर से पूछा, माँ दूध कहाँ है? कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विमला जी लड़खड़ाती जवाब में बोली, बेटा मुझे चक्कर आ गई। जब आँख खुली तो खुद को किसी के घर पाया, लेकिन डब्बा और पैसे किसी ने उठा लिया। बस इतना सुनना था कि कोमल ने अपनी सांस को धक्का देते हुए कहा, फिर तुझे ही आने की क्या ज़रूरत थी? तुझे तो कोई उठाकर ही ले गया। चल घर से बाहर निकल जा। जिसके यहाँ गई थी उसी के यहाँ जा। चल बाहर निकल। कोमल धक्के मारते हुए विमला जी को घर से बाहर ले गई। कोमल तुम क्या कर रही हो? महेंद्र ने कहा। तुम चुप रहो, जो मैं कर रही हूँ करने दो, नहीं तो खुद को चोट पहुँचाकर मोहल्ला इकट्ठा कर लूँगी और कहूँगी मुझे मेरी सास ने मारा है। इतना सुनकर महेंद्र चुप हो गया। अम्मा, आप दादी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी को घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? तू चुप कर, आया दादी का चमचा। चल स्कूल जाने की तैयारी कर, नहीं तो मार खाएगा। मुझसे कहते हुए कोमल विमला जी को घर से बाहर निकालकर घर का दरवाज़ा बंद कर दे लिया। विमला जी दरवाज़ा पीटती रही, बेटा खोल दे, बहू खोल दे, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। विमला जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऊपर से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। बहुत देर तक बाहर बैठकर इंतज़ार कर रही थी, पर किसी ने ना खोला। जब महेंद्र और सोनू बाहर निकले तो विमला जी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसे यह कहकर मना कर दिया कि माँ आप कोमल को तो जानती ही हो कैसी हैं। मुझे ऑफिस और मोनू को स्कूल के लिए लेट हो गया। इसकी स्कूल बस भी आकर चली गई। मैं चलता हूँ। पापा दादी को अंदर भेज दो ना। मोनू ने भी कहा तो उसे महेंद्र ने यही की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। बहुत देर तक बाहर बैठकर इंतज़ार करती रही, पर किसी ने ना खोला। जब महेंद्र और मोनू बाहर निकले तो विमला जी ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसे यह कहकर मना कर दिया कि माँ आप कोमल को तो जानती ही हो कैसी हैं। मुझे ऑफिस और मोनू को स्कूल के लिए लेट हो गया। इसकी स्कूल बस भी आकर चली गई। मैं चलता हूँ। पापा दादी को अंदर भेज दो ना। मोनू ने भी कहा तो उसे महेंद्र ने यही बोल दिया कि तुझे पता नहीं तेरी माँ कैसी है, और फिर मोनू को वहाँ से लेकर चला गया। विमला जी ने बहुत ही दरवाज़ा पीटा, लेकिन कोमल टस से मस ना हुई। थक हार कर विमला जी ने वहाँ से निकल पड़ी। भूखी प्यासी बूढ़ी विधवा औरत जाए तो कहाँ जाए? कहाँ न हाथ में पैसे न शरीर में जान। विमला जी की वैसे ही तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से भूख की मार। विमला जी जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, जहाँ उन्हें फिर से चक्कर आ गया और वहीं गिर पड़ी। यहाँ एनजीओ की गाड़ी अक्सर चक्कर लगाती रहती थी। जो भी कोई बूढ़ा बेसहारा या अनाथ बच्चे मिलते सभी को आश्रम में ले जाती, जहाँ उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता था। जब एनजीओ की गाड़ी वहाँ से गुजरी और उनकी टीम ने विमला जी को ऐसी बेहोशी की हालत में देखा तो उन्हें अपने आश्रम में ले गई, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चला और उन्हें अच्छे से सेवा दी गई, जिसके चलते ही
2-3 दिन में ही अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन जो दर्द उनके सीने में बैठा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस तरह से उन्हें भूख प्यासी बीमारी की हालत में बेटा बहू की बेइज्जती कर घर से निकाल दिया। उस पल को वो भूल नहीं पा रही थी। वो दर्द रह रहकर उसके सीने पर वार किए जा रहा था। उन्हें इस बात को सोच सोच कर बड़ी बेचैनी हो रही थी कि मेरे घर से मुझे ही बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया गया। इस बात को मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। इसका कर्ज तो उन्हें चुकाना ही पड़ेगा, अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। उधर विदेश में रिया ब्लॉग्स देख रही थी। रिया को ब्लॉग्स देखने का बड़ा ही शौक था। अक्सर वो एनजीओ के ब्लॉग देखना पसंद करती थी, क्योंकि वो खुद बेसहारा लोगों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। जब उनसे विमला जी को एनजीओ की एक ब्लॉग पर देखा तो पहले तो उन्होंने सोचा कि ये तो माँ जैसी दिखती हैं, लेकिन जब उनका नाम पता चला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अपनी सास को देखकर उनकी आंखें फटी रह गई। छुट्टी का दिन था। राज भी घर पर ही अपना ऑफिस काम करने में व्यस्त था। जब उसने राज को उसकी माँ ब्लॉग में दिखाया तो उनके भी होश उड़ गए। वह सिर पकड़कर बैठ गया कि मेरी माँ आश्रम में, यह मैं क्या देख रहा हूँ। 2 बेटे और 2 बहुओं के होते हुए भी मेरी माँ की ऐसी हालत कि मेरी माँ आज आश्रम में है। राज बहुत आश्चर्यचकित हुआ और बोले जा रहा था, रिया तुम फटाफट इंडियन चलने की तैयारी करो, लेकिन आपका तो ऑफिस का ज़रूरी काम है। मेरी माँ से ज़रूरी मेरे लिए दुनिया का कोई काम नहीं है। हम कल ही फ्लाइट से इंडिया जा रहे हैं। बस रिया ने सुनते ही जल्दी से सारी तैयारियां कर ली और अगले दिन की फ्लाइट से इंडियन पहुंच गई और उसी एनजीओ में अपनी माँ के पास पहुंच गए, जहां अचानक विमला जी ने राज और रिया को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा बुढ़िया न जाने क्या क्या देख लेती हैं, मुझे मेरा राज और रिया क्यों दिख रहे हैं। राज दौड़कर अपनी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। रिया भी अपनी सास के गले लग गई। मेरे बच्चे तुम विदेश से कब आई? माँ आप सारे सवाल बाद में करना, पहले घर चलो। नहीं मैं अभी उस घर में नहीं जाऊंगी। माँ उस घर में नहीं, हमारे घर चलो, मैं दूसरे घर लेकर चलता हूँ। तुम्हें मैंने आते आते ही एक किराया का घर इंतजाम कर लिया था। ठीक है बेटा, इतना कहते ही विमला जी उनके साथ किराए के फ्लैट में चली गई। वहां आकर सबसे खाना पानी किया और फिर राज ने माँ से सारी बातें पूछी। विमला जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सब बातें सुनकर राज की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो महेंद्र के पास आने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो माँ ने उनका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया। बेटा मसला तुम दोनों भाइयों का नहीं, माँ बेटे और सास बहू का मसला है, जिसे तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। मेरा ही घर और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। यह बात मेरे सीने पर हजारों बार वार कर रही है। मैं और माँ की तरफ नहीं हूँ कि बेटा बहू आश्रम छोड़ आते हैं तो वही आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करने लगती। मैंने आश्रम में रहकर पहले ही ठान लिया था कि जब तक उन्हें अपने पैरों में गिराकर माफ़ी न मंगवाए तो मैं विमला नहीं। जब तक वे लोग मेरे पैरों में पकड़कर मुझे घर से नहीं ले जाएंगे, न तो मैं चैन से बैठूंगी और न ही जीने दूंगी। मैंने बहुत ही अत्याचार हमेशा चुपचाप सहन किया, हमेशा काम करती रही, कभी ऊब तक न की। तब भी मेरे साथ इतना घिनौना अपराध किया। इसके लिए उन्हें सज़ा ज़रूरी मिलेंगी। हाँ माँ, सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलेंगी। तो चलो पुलिस के पास चलते हैं। राज ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, मुझे उन्हें पुलिस से सज़ा नहीं दिलवानी। मुझे उन्हें सीने पर वही वार देना है जो उन्होंने मेरे सीने पर दिए हैं। जो जख्म उन्हें
मुझे दिए हैं वो सब उन्हें महसूस करना चाहती हूँ। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी मैं चैन से मर सकूंगी। लेकिन माँ, ऐसे कैसा होगा? राज और रिया ने एक साथ पूछा। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी बूढ़ी माँ क्या करती हैं। ठीक है, आप जो भी करें, हमें आपके साथ रहें। रिया बेटा, मुझे ज़रा बादाम का हलवा बना दे। ठीक है माँ जी। रिया ने बादाम का हलवा बनाया। विमला जी ने दूध के साथ कटोरी भर के बादाम का हलवा बनाया। विमला जी ने दूध के साथ कटोरी भर हलवा खाया और सो गई। अगले दिन अपने पोते मोनू की छुट्टी के समय विमला जी उसके स्कूल जा पहुंची। मोनू अपनी दादी को देख बड़ा खुश हुआ। विमला जी उसे अपने साथ फ्लैट में ले आई। उधर जब मोनू घर नहीं पहुंचा तो कोमल को टेंशन होने लगी। उसने सोचा बस ट्रैफिक जाम में फंसी होगी। जब पूरा 1 घंटा हो गया, उसकी टेंशन बढ़ गई। उसके स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि वो कब का जा चुका है। इतना सुनते ही उसके होश उड़ गए और उसे चक्कर आ गए। कोमल वहीं सोफे पर ही बैठ गई। उसने जल्दी से महेंद्र को फ़ोन लगाया। महेंद्र भी घबरा गया क्योंकि टाइम भी बहुत ऊपर हो चुका था और मोनू स्कूल से भी निकल चुका था। महेंद्र तुरंत ऑफिस से निकलकर पड़ा और सबसे पहले स्कूल जा पहुंचा। स्कूल अब बंद हो चुका था। महेंद्र का सोचकर सिर फटने लगा। बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। महेंद्र पागलों की तरह इधर उधर आसपास पड़ोसी में मोहन के सब दोस्तों के यहाँ जाकर थक चुका था। उसकी जान हलक में आ चुकी थी। थक हार कर घर आया तो उसके साथ मोनू को न पाकर कोमल दहाड़ते मारने लगी और कहने लगी, मेरे बच्चे को लाकर दो, चाहे जहाँ से मिले। महेंद्र कोमल को लेकर पुलिस स्टेशन भी आ गया, जहाँ मोनू की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई और यह कह दिया गया कि जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। महेंद्र और कोमल घर आ गई। कोमल पागल हुई जा रही थी। न जाने मेरा बच्चा कहाँ है, किस हाल में होगा। महेंद्र मेरे हाथ पैर जवाब दे गए। अगर मेरा मोनू नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरा मोनू लाकर मुझे दो। महेंद्र ने सिर लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। महेंद्र भी अपने बच्चे के लिए रोने लगा। हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है। मैं बहुत पापी औरत हूँ। मैंने बहुत ही पाप किया है। मैंने अपने देवी समान सास पर इतने अत्याचार किए कि उनके साथ इतना अन्याय किया। आज उसकी सज़ा भगवान मुझे दे रहा है। मेरा कलेजा मेरे मोनू के लिए फटा जा रहा है तो अम्मा का क्या हाल हुआ होगा। जब मैंने उन पर अत्याचार कर उन्हीं के घर से निकाला और उनके बेटे से दूर किया, आज मुझे वो दर्द वो सब अपने सीने पर महसूस हो रही हैं जो मैंने अम्मा को दी हैं। कोमल बदहवास हालत में रो कर अपनी जुर्मी कबूल किए जा रही थी। इसका भागीदार भी मैं भी हूँ। तुम तो बहू थी, मैं अपनी माँ की संतान, अपनी माँ का बेटा हूँ। मैंने ही उनके नहीं समझा, उनका दिल दुखाया। मेरी माँ बाहर खड़ी गिड़गिड़ाती रही लेकिन मैंने एक न सुनी। मेरी माँ ने जाने कहा गई होगी, जीवित होगी या नहीं। महेंद्र अपनी माँ को याद करते हुए दहाड़ मार मार रोने लगा तो कोमल भी रोई जा रही थी। वे दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और भगवान से माफ़ी मांग रहे थे। उनके बेटा माँ दोनों की जुदाई का दर्द महसूस हो रहा था। महेंद्र, हमें माँ जी और मोनू दोनों को ढूंढना है। कोमल ने अपने सांसों साफ करते हुए कहा, जहाँ कहीं भी होंगे माँ के पैरों में गिरकर उन्हें घर वापस लाना है। चलो हम खुद ढूंढते हैं। दोनों घर से निकलते ही वाले थे तभी देखते ही सामने से मोनू चला आ रहे हैं। मोनू को देखते ही दोनों माता पिता उसे गोद में उठाकर सीने से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। बेटा, कहाँ चला गया था तू? हम कितने परेशान हो गए थे, बोल कहाँ गया था? मोनू से
बहुत पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपनी दादी का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसे भी दादी की प्लानिंग का पता चल गया था। उसने सौ बहाने बना डाले तो उसकी माँ ने कहा कि चलो, भगवान का लाख शुक्रिया कि हमारा बेटा हमें वापस मिल गया, उसे खाना खिलाते हैं। तो मना कर देता है कि पेट भरा हुआ है, महेंद्र, अम्मा को घर लाना है। चलो, अम्मा को ढूंढते हैं। कोमल मोनू को साथ लेकर अम्मा की तलाश में निकलते हैं। वे एनजीओ में पता करते हैं तो पता चलता है कि उनका बेटा बहू उन्हें यहाँ से ले गए। यह सुनकर दोनों की सिर और भी शर्म से झुक जाते हैं। वो पास के किराए पर चढ़े फ्लैट में भी पता करते हैं। ज़रा उन्हें एक फ्लैट में विमला जी, राज और रिया मिल जाते हैं। माँ को देखकर कोमल और महेंद्र उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और रो रो कर माफ़ी मांगते हैं। विमला जी दोनों को अपने पैरों से उठाती हैं और कहती हैं, माता पिता कभी अपने बच्चों को बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा उनकी लंबी उम्र और अच्छी सेहत, उनकी उन्नति की मनोकामना करते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आज के समय में बच्चे माता पिता से दूर भागते हैं। घर का मान सम्मान होते हैं, बुढ़ापे में उठाकर घर से बाहर क्यों कर दिया जाता है, उनको समझते। बढ़ती उम्र के साथ हम बुजुर्ग बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। हम बस प्यार के भूखे होते हैं, जो हर माँ बाप अपनी औलाद से चाहते हैं। ऐसा हो गया कि एक माँ ने मेरी आंखें खोल दी हैं, जो मैं आज अपने नीच कर्मों पर शर्मिंदा हूँ। माँ, मैं भी आपका दोषी हूँ, जो चुपचाप यह सब देखता था। आज तो हमारा मान है, अभिमान है। महेंद्र ने अपने माँ के हाथों को चूमते हुए कहा, माँ, घर चलो, भैया भाभी चलिए, सब चलिए। कोमल और महेंद्र ने सबको घर पर चलने के लिए कहा। माँ, ठीक है, चलो, सब घर चलते हैं, लेकिन पहले एक काम तो कर लो। कैसे काम? सबने एक साथ कहा। तो विमला जी बोली, अरे, बादाम का हलवा तो खा लो। सबके सब हंसने लगे, बोले, माँ, घर ले चलते हैं, वहीं खा लेंगे। सब एक साथ उनके घर आ गए और कोमल ने उन्हें घर के द्वार पर ही रोक लिया। सब स्तब्ध रह गए। कोमल जल्दी से कलश के चावल भरकर लाई और दरवाजे पर रख दिए। अम्मा, मैंने बहुत तिरस्कार के साथ आपको आपके घर से निकालता था। आज सम्मान के साथ आज घर में प्रवेश करें। विमला जी का नए दुल्हन की तरह घर प्रवेश कराया गया। विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। विमला जी अपने सब बच्चों को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख शुक्र अदा किया। कोमल अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी थी। 2 दिन बाद राज और रिया विदेश चले गए। अब विमला जी और कोमल खुशी खुशी प्यार से रहने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। जय हिंद, जय भारत।